नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर को पढ़ेंगे। पालमपुर में खेती। इस टॉपिक में टोटल 7 पॉइंट्स है, जिसमें से आज हम 3 या 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। इस टॉपिक का पहला पॉइंट है लैंड इज फिक्स्ड, भूमि स्थिर है। लैंड उस ज़मीन से हम बात से समझते हैं। लैंड का मतलब तात्पर्य यह है कि जहाँ पे फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में हम फार्मिंग की बात करेंगे। और फिक्स्ड मीन्स कि उसमें अब हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, जो अस्थिर ही है, अब उसमें किसी भी तरीके से बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है और तकरीबन 75% पॉपुलेशन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसमें 2 तरह के लोग हैं। पहला वो जो फार्मर है और दूसरा वो जो फार्म लेबर है, किसान या कृषि मजदूर। ये 2 तरह के लोग इस फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें कठिनाई ये है कि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो मांग है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से ज़मीन नहीं बढ़ पा रहा है। ज़मीन यदि 1 कट्ठा है तो उसमें किसी भी तरीके से हम उस ज़मीन को 1 कट्ठा से अधिक नहीं कर सकते हैं, वो अनचेंज्ड ही रहेगा। हालांकि पॉपुलेशन अधिक है और मांग अधिक है तो प्रोडक्शन भी अधिक करना पड़ेगा, लेकिन लैंड फिक्स है। तो इसके लिए 1960 के आसपास देश के अलग अलग हिस्सों में उस ज़मीन को फार्मिंग के लायक बनाया गया जो वेस्ट लैंड था, जिसे हम आम भाषा में या बोलचाल की भाषा में बंजर भूमि कहते हैं, और अपने क्षेत्र में उसे हम पड़ती भूमि भी कहते हैं। बंजर या पड़ती भूमि, जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करते थे। उस पे या तो जंगल था या फिर पड़ती यूं ही था, खेती नहीं की जाती थी। इस 1960 के बाद लैंड में तनिक भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। वो तरीका क्या है हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। लेकिन एक बात जानना जरूरी यहाँ पे है, किसी भी भूमि को मापने के लिए जो पैमाना है वो स्टैंडर्ड पैमाना हेक्टेयर है। हेक्टेयर है, लेकिन स्थानीय स्तर पे लोग कट्ठा, बीघा या कनमा और धूर में भी मापते हैं। लेकिन हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का तात्पर्य हम जानेंगे अभी। 100 मीटर साइड वाला किसी भूमि के एरिया को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मतलब कि एक ही भूमि से, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यदि किसी के पास 1 बीघा ज़मीन हो तो 1 बीघा ज़मीन में अभी मान लेते हैं कि 2 क्विंटल अनाज उग रहा हो, तो क्या उससे अधिक हम उसमें उगा सकते हैं? क्या तरीका है और किस तरीके से उगा सकते हैं, वो तरीका क्या है? पहले हम पालमपुर के लोगों के फार्मिंग एक्टिविटी को देखते हैं कि वो किस तरह के अनाज को उगाते हैं। पालमपुर में टोटल 3 तरह के फसलों को उगाया जाता है। एक खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप। सेकेंड, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, इस ड्यूरेशन में वहाँ पे आलू उगाया जाता है, पोटैटो।
और इसके बाद दिसंबर के बाद वहाँ पे रबी की फसल को उगाया जाता है। मेनली वहाँ पे 3 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है। वहाँ खरीफ के क्रॉप में जो मेन क्रॉप है, मेन फसल है, वो ज्वार और बाजरा है, जिसका उपयोग वहाँ के जानवरों के लिए, खास करके मवेशियों के लिए होता है, उनके चारा के लिए किया जाता है। जो रबी की फसलें हैं, उस रबी की फसलों में वो अपने लिए खाने के लिए रखने के बाद जो बच जाता है वो बगल के जो शहर था, शाहपुर शहर है, वहाँ के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसी तरीके से वहाँ कुछ लोग गन्ना भी उगाते हैं और गन्ने को या तो गन्ने के रूप में ही या फिर गुड़ के रूप में उसे बगल के शहर में बेच देते हैं। आखिर पालमपुर के किसान साल में 3 फसल क्यों उगा पाते हैं? आप अपने आसपास देखें तो मुख्यतः 2 फसलें ही उगा पाते हैं एक किसान। इसके पीछे एक कारण है कि पालमपुर के लोगों के पास सिंचाई व्यवस्था अच्छी है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, और वहाँ पे इस सिस्टम को अच्छा होने के पीछे एक खास कारण ये है कि पालमपुर में बिजली बहुत पहले आ गई थी और वहाँ पे इरिगेशन का एक बड़ा सा हिस्सा, बड़ा सा पार्ट इलेक्ट्रिक करंट से सिंचाई की जाती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले पालमपुर में सिंचाई के लिए रहट का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आप पर्शियन व्हील भी कहते हैं, पर्शियन व्हील। इसके द्वारा कुओं से पानी को निकाल के खेतों तक पहुंचाया जाता था। आप में से संभवतः किसी ने भी इस पर्शियन व्हील को नहीं देखा है। यदि स्कूल खुलता है तो मैं फिर उसका एक मॉडल दिखाऊंगा ज़रूर। बिजली के आने के बाद नलकूप अधिक प्रभावशाली तरीके से काम करना शुरू किया। लोग नलकूपों से पानी को निकाल करके खेतों तक पहुंचा देते थे। सरकारी नलकूपों के अलावा कुछ किसानों ने अपना निजी नलकूप भी स्टार्ट किया, अपने निजी नलकूप से भी सिंचाई करना शुरू किया। 1970 के आसपास लगभग पालमपुर में 200 हेक्टेयर का ज़मीन वेल इरिगेशन के अंतर्गत आता था। अब ऐसा नहीं है कि भारत के अलग अलग गांव में भी, भारत के अलग अलग जगहों में भी सिंचाई का यही व्यवस्था था। अभी भी वर्तमान स्थिति में भी अच्छी सुविधाएं भारत के अलग क्षेत्रों में भी नहीं है। खास करके भारत के मैदानी भागों जो नदियों के आसपास बसा हुआ क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र में ही सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा विपरीत जो दक्षिणी पठार है, डेक्कन का जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू में सिंचाई बहुत कम होती है और देश में कुल क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। लेस देन 40% एरिया इन्वॉल्व इन इरिगेशन सिस्टम। बाकी क्षेत्रों में अभी भी बरसात पे ही निर्भर रहना पड़ता है किसानों को। हमारा टॉपिक था कि क्या एक ही भूमि पर अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं? हाँ, किया जा सकता है पैदावार कुछ तरीकों से। उसमें से एक तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसे हम हिंदी में बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। फसल प्रणाली, इस फसल प्रणाली में एक ही समय में एक ही खेत में एक से अधिक फसल को लगाया जाता है। आप अपने क्षेत्र में देखते हैं कि गेहूं के साथ साथ सरसों को भी उगाया जाता है और उसी सरसों के साथ हो सकता है कि वहाँ तीसी तीसी जिसे अलसी भी कहते हैं, तीसी को अलसी भी कहा जाता है। फिर आप जब खरीफ फसल आता है, खरीफ क्रॉप की बात करते हैं, तो आप पाएंगे कि धान के साथ साथ, पैडी के साथ साथ मूंग भी उगाया जाता है। ये बहुविध फसल में आता है। जब आलू को उगाया जाता है तो उसमें मूली के अलावा टमाटर भी दे देते हैं।
मतलब एक ही खेत में एक ही समय में एक ही मौसम में अलग अलग 2-3 एक साथ फसल को उगाने को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। पालमपुर के किसान पहले सामान्य तरीके से खेती किया करते थे, लेकिन पिछले 15-20 सालों में वे लोग आलू भी पैदा करना शुरू किए। ये तभी संभव हो पाया जब पालमपुर में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो पाई। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या एक खेत में एक से अधिक फसल उगा करके एक ही समय में अधिक पैदावार की जा सकती है? क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका है? तो हाँ, तरीका है। ये तरीका ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद और भी प्रभावी तरीके से पूरे देश में लागू हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हालांकि ये क्रांति के लिए क्रांति जैसा ही था, लेकिन इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, बल्कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया इस रिवॉल्यूशन के कारण। इसे हम हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति ये 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था। इस क्रांति के अंतर्गत भारत में परंपरागत खेती के स्वरूप को बदला गया। क्रांति के पहले भारत में भारतीय किसान परंपरागत रूप से खेती किया करते थे। उस खेतों में वे फर्टिलाइजर या उर्वरक के तौर पे गाय के गोबर और नदी कुओं से सिंचाई करते थे, अथवा वो बारिश पर निर्भर रहते थे। साथ ही परंपरागत बीजों का भी इस्तेमाल करते थे जो कम पैदावार देती थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भारत में HYV सीड्स का प्रचलन बढ़ा। HYV सीड्स का फुल फॉर्म है H फॉर हाई, Y फॉर यील्डिंग और V फॉर वैरायटी सीड्स। इसमें एक ही पौधे में अधिक से अधिक दाने या फसल एक ही पौधे में अधिक से अधिक दाने आ जाता है। जब पालमपुर के किसान या भारतीय किसान परंपरागत रूप से खेती करते थे, ट्रेडिशनल सिस्टम से खेती करते थे, तो उनको 1 हेक्टेयर में 1300 किलो गेहूं आता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब वे HYV सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो 3200 किलो पर हेक्टेयर गेहूं या अनाज उगना शुरू हुआ। तकरीबन 2.5 गुना प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ उन्नत किस्म के खाद बीज के इस्तेमाल से हुआ। HYV बीज के अलावा वे केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे। साथ ही इरिगेशन का जो वेल सिस्टम था, जो नया तरीका था, उसका इस्तेमाल करते थे। इसमें बिजली से चलने वाले नलकूप, नहर का इस्तेमाल भी करते थे। साथ ही जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू किया गया और उसमें कीटनाशक का छिड़काव किया गया, उर्वरक का इस्तेमाल किया गया और पंप सेट लगाए गए, बांध बनाए गए, बिजली उत्पन्न किया गया। कई तरीक़ों से खेती के उत्पादन में बढ़ोतरी किया गया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि एक खेत के टुकड़े में पैदावार बढ़ गई, किसानों की आय भी बढ़ गई। किसान अधिक मात्रा में HYV बीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। वे अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और जो इरिगेशन का न्यू सिस्टम था उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया। इसके वाकई काफ़ी फ़ायदे हुए। देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी पड़े, कुछ इसके काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ा। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जानने वाले हैं। हमारा आज का तीसरा टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन मतलब क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? क्या भूमि यह धारण कर पाएगी?
यहाँ यह मतलब ये कि जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल कहने का मतलब जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, जो कीटनाशक दवा है और भी जो केमिकल्स यूज़ किया जा रहा है किसानों के द्वारा खेतों में, क्या भूमि ज़मीन उसे रख पाती है या नहीं। भूमि एक नेचुरल रिसोर्स है और इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, वो भी सब सफलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जो साइंटिस्ट हैं उनका रिपोर्ट कहता है कि जो मॉडर्न मेथड है एग्रीकल्चर का, वो एक तरफ फ़ायदा तो दे रहा है, लेकिन उसकी जो अपनी नेचुरल पावर है भूमि की, वो कहीं ना कहीं कमी उसमें आ रही है। इसके कारण कई संकट आ रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक गिर रहा है। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका क्वालिटी भी कम हो रही है। इसके अलावा जो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स था, उसमें उसके बैलेंस में कहीं ना कहीं कमी आई है। और आप जानते हैं कि ये जो रिसोर्सेज सब है, ख़ास करके जो सॉइल और वाटर है, एक बार ख़त्म हो जाए तो आप वाटर को तो रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सॉइल को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सॉइल को बनने में काफ़ी समय लगता है, संभवतः 500 से 1000 साल लग जाता है। 500 से 1000 साल लग जाता है। मिट्टी के पास अपना एक फर्टिलिटी होती है और केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा मिट्टी अपने फर्टिलिटी और अपने पावर को खोता जा रहा है लगातार, जिसके कारण अधिक पैदावार के लिए किसान अधिक से अधिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करनी चाहिए। दो रिपोर्ट यहाँ मैं बताऊँगा। एक रिपोर्ट डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। न्यू दिल्ली से प्रकाशित रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिक से अधिक खनिज उर्वरक के कारण, जो रासायनिक उर्वरक है उसके कारण पौधों को जल्दी से जल्दी खनिज मिल पाता है, क्योंकि वो पानी में घुल करके पौधों को तुरंत ही खनिज उपलब्ध कराता है। लेकिन मिट्टी इसे लंबे समय तक धारण या रख नहीं पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, और वह मिट्टी से निकल करके भौम जल जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसमें मिल जाता है और अंततः वो नदियों तालाबों को प्रदूषित करता है। इस तरह से देख रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं इसके कारण होता है, वाटर पॉल्यूशन। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से जो जीवाणु हैं और जो सूक्ष्म जीव सब हैं, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट है, जो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, वह भी नष्ट होता जा रहा है। और उसके नष्ट होने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी जो नेचुरली बिल्ट होता था वो बनना बंद हो जाता है। दूसरा रिपोर्ट है द ट्रिब्यून से, द ट्रिब्यून का, ये चंडीगढ़ से प्रकाशित रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहता है कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। इस खाद के लगातार यूज के कारण मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी कमी आई है और पंजाब के किसानों को पहले के समान उत्पादन के लिए जितना शुरुआत में उत्पादन हो पाता था, शुरुआती के दिनों में जितना वो खाद बीज से उत्पादन कर पाते थे, उसको पाने के लिए वे अधिक से अधिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण लागत बढ़ जा रही है। और अब जब लागत बढ़ेगी तो फ़ायदा कम होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, डिमेरिट्स हैं जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद किसानों को फेस करना पड़ रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 4th टॉपिक को। आज के लिए इतना ही।